Hello friends, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing well. So today in this video we are discuss important lecture. So बायोलॉजी का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो ये पार्ट सेकंड हो जाएगा, यानी कि इस वीडियो का सेकंड लेक्चर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे दूसरी जो कि प्लेलिस्ट में आएंगे। तो जाके आप देख लीजिएगा, नर्सिंग की प्लेलिस्ट दूसरी बनी हुई है, तो उस पर एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो चलिए इसमें थ्योरी जो कि होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है लेक्चर में, तो लेक्चर में देखिए प्रोटोप्लाज्म दिया गया है और उसको समझाया गया। तो पहले तो ये क्लियर करिए कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए पहली हेडिंग डली है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो हेडिंग है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव। ये सेल के अंदर आता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है ये सेल के अंदर यूज किया जाता है। सेल क्या होता है? सेल एक कोशिका होती है। कोशिका मतलब कोशिका वो चीज़ होती है जिससे कि पूरा शरीर हम लोगों का बना होता है, ठीक है। एक कोशिका मिलके एक बंच ऑफ, एक तरीके से कह देते हैं, एक टिश्यू बनाती है, जिस और टिश्यू से ही हम लोगों की पूरी बॉडी बनी होती है। जैसे कि मान लीजिए एक ये सेल हो गई, सेल का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो सेल हो गई, तो सेल एक सेल हो गई, तो ये हो गई सिंगल सेल, ठीक है। अब ऐसी दूसरी सेल हो जाती है, फिर तीसरी सेल होती है, तो ऐसे करके एक बंच बना होता है। बंच का मतलब होता है एक गुच्छा टाइप का बना होता है, जो कि जिसमें कि बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है, जैसे मल्टीपल टाइप ऑफ सेल इसमें प्रेजेंट होंगी। तो फिर यही एक, इसी से हम लोगों की स्किन बनती है। जैसे हम लोगों की स्किन होती है, उसी के ऊपर ये पार्ट होता है, यानी कि सेल होगी, फिर सेल से फिर टिश्यू बने होंगे, टिश्यू से ही पूरा अपना बॉडी की स्किन बनी होती है, यानी कि ऑर्गन बने होते हैं एक तरीके से। ऑर्गन के सेल से मिलके एक सेल से मिलके बनी होती है, जिसको कि हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। उस वही होती है कोशिका। और आज हम लोग कोशिका यानी कि कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक। तो साइटोलॉजी के अंदर ही जीव द्रव आता है। तो चलिए जीव द्रव देखते हैं क्या है, कैसा है। तो जीव द्रव जो वर्ड था, तो देखिए इसका नामकरण, यानी कि जीव द्रव वर्ड को मतलब किसने दिया था, जीव द्रव का नाम किसने दिया था। तो इसमें लिखा है, एक क्वेश्चन है जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तभी इसमें इस बुक में ये पॉइंट करके दे दिया गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 यानी कि 1839 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये जो पुरकिंजे थे, जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने नाम दिया था किसका, जीव द्रव का, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव का नाम किसने दिया था, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये एक एमसीक्यू के फॉर्म में पॉइंट बना के पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, यही आपको करने मिलेंगे। एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है बीएससी नर्सिंग की, प्लेलिस्ट में जाके देखना, जाके तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग की एमसीक्यू सीरीज़ है, उसी पे आपको ये एमसीक्यू देखने मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थ्योरी में करा दे रही हूँ, उसके बाद वहाँ पे भी ऐड करेंगे, ताकि एमसीक्यू जो सिर्फ कर लेते हैं कुछ लोग स्टूडेंट, जब टाइम कम रह जाता है, जो थ्योरी और एमसीक्यू करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए ये तो एक आपका एमसीक्यू बन के तैयार हो गया। तो अब देखते हैं क्या दिया गया है। सेकंड पॉइंट, यह एक तरल, तरल मतलब लिक्विड टाइप का, ठीक है। लिक्विड, गाढ़ा और रंगहीन होता है, ठीक है। रंगहीन टाइप का, रंगहीन का मतलब जिसमें कलर नहीं होता है, ठीक। तो कलर नहीं होता। और ये देखिए सेकंड ये दे दिया गया, परभासी होता है, लसलसा होता है। तो देखते हैं इसको कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, तो इसमें क्या है देखिए, परभासी हो गया, लसलसा हो गया, और वजन युक्त, यानी कि इसमें वेट होता है, ठीक है, मतलब वजन होता है इसमें थोड़ा। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी एमसीक्यू में ये पॉइंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। और हो सकता है जैसे 3 दे दिए जाएँ। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म का फंक्शन क्या है, इसमें किस तरीके का होता है। तो उसमें जैसे दे दिया गया, ए में दे दिया कि गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है और लसलसा होता है, इतना दे दिया गया। और लास्ट में जैसे थर्ड वाला ऑप्शन कर दिया गया, वजन युक्त होता है। अब आपको ऑल ऑफ दीज लिख देंगे डी ऑप्शन में, और आपसे पूछ लेंगे कि जीव द्रव का फंक्शन कौन सा है। तो अगर आपको ये तीनों फंक्शन पता होंगे उसके,
कि मतलब जीव द्रव में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप ऑल में टिक कर देंगे, जो कि आपका सही हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट से देखिए बनाए जाएँगे क्वेश्चन। ये जितने पॉइंट हैं ये सारे उसी बुक से लिए गए हैं, बीएससी नर्सिंग वाली बुक से सारे लिए गए हैं पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं कुछ दिन बाद ये बुक देखिए बहुत मोटी है, इस वजह से मैं कुछ-कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ थ्योरी। अगर आप पूरी पढ़ने लग जाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, जो कि इतनी ज़्यादा पूरी बुक में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। जो-जो मैं चीज़ें करा रही हूँ, देखिए बुक का कुछ कंटेंट मैं आपको दे दूँगी। ये मैं कई अलग-अलग बुक से निकालती हूँ, जो कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड बुक्स होती हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो चलिए देखिए ये इसमें क्लियर हो गया। ये तरल होता है, रंगहीन होता है, परिवासी होता है, लसलसा होता है और वजन युक्त होता है, यानी कि इसमें थोड़ा वेट होता है, ऐसा पदार्थ होता है ये। किसकी बात की जा रही है? प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। अब देखिए जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर चल रही जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है, जितनी भी क्रियाएँ चल रही होती है, एक तरीके से जितने भी फंक्शन काम कर रहे होते हैं, जैसे हार्ट अपना काम कर रहा है, लीवर अपनी जगह काम कर, तो जितनी ये सारी प्रोसेस होती हैं, ये सारी एक जैविक क्रियाएँ हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही चलती होती हैं, ठीक है? इसलिए जीव द्रव को जीवन के भौतिक आधार कहा जाएगा, मतलब इसलिए इसको प्रोटोप्लाज्म को एक तरीके से लाइफ ऑफ बॉडी कहा गया, मतलब फिजिकल बॉडी ऑफ लाइफ कहा गया है, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखना, एक पॉइंट हो गया, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा गया है? जीव द्रव को, ठीक है? तो ऐसे करके आप इसमें जैसे कि आप थ्योरी पढ़ा करो तो देखा करो कहाँ से एमसीक्यू बन रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जीव द्रव दो भागों में बटा होता है। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया कोशिका द्रव, दूसरा हो गया केंद्रक द्रव। तो देखिए कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का मतलब क्या होता है? तो देखिए कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव का मतलब होता है कोशिका के अंदर, ठीक है। और ये जो केंद्रक द्रव यानी कि केंद्रक के अंदर, केंद्रक को कहा जाता है हिंदी में, अरे इंग्लिश में कहा जाता है इसको न्यूक्लियस। तो इसके अंदर में जो द्रव भरा होता है, तो इन दोनों को मिला के केंद्रक और द्रव की इंग्लिश हो जाएगी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, प्लाज्म को लिक्विड बोलते हैं। तो इसमें देखिए साइटो का मतलब मैंने अभी वो सेल यानी कि इसमें विज्ञान जो दिया गया है, कोशिका विज्ञान, तो इसको मैंने साइटोलॉजी बताया ही था, ठीक है, साइटोलॉजी। तो ये जो साइटोलॉजी हो गया, तो ऐसे करके साइटो मतलब कोशिका और प्लाज्म मतलब इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, तो साइटोप्लाज्म ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है और कैसा होता है, ये देखिए। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। ये जो जैसे कि ये हो गई कोशिका, ठीक है, ये हो गई अपनी कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच, और ये हो गया इसका केंद्रक, यानी कि ये हो गया न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो कोशिका में केंद्रक है, ये हो गई कोशिका, ये हो गई रेड वाली कोशिका, और इसके अंदर हो गया केंद्रक। अब इसके जो बीच में भरा होगा यहाँ पे, ये जो देखिए पॉइंट पॉइंट मैंने कर दिया, यहाँ पे ये जो भरा होगा इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो गया? ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो बात की गई है साइटोप्लाज्म के अंदर की गई है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये हो गया। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या बात की गई है? कोशिका में केंद्रक के अंदर। तो ये देखिए कोशिका हो गई, ये हो गई अपनी कोशिका, और ये हो गया केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर जितने पॉइंट ये मैं रख रही हूँ, तो ये देखिए कोशिका में केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये यहाँ पे लिख नहीं पाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, ठीक। तो ऐसा होगा। तो ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आप थोड़ा समझते चलिए, बायोलॉजी का तो कंसेप्ट थोड़ा मैटर करता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कोशिका द्रव किसको कहते हैं, केंद्रक द्रव किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया गया, जीव द्रव। इसमें देखिए पॉइंट है जो कि एमसीक्यू भी बना रहा है एक, ये पॉइंट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए जीव द्रव का 99% यानी कि 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 4 तत्व कौन से हैं ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इसमें जो है, इस वाले पॉइंट में ऑक्सीजन है 70%, यानी कि जीव द्रव जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये हो गया पूरा जीव द्रव, ठीक है, जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म हो गया, इसमें 76% जो होता है ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं, उसके बेस पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीव द्रव ये पूरा हो गया, पूरे इस सर्कल को हमने मान लिया ये हो गया जीव द्रव। अब इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होगी, 76% ऑक्सीजन होगी। तो ये देखिए आधा तो ये हो गया 50%, ठीक है, 50। अब ये हो गया यहाँ से 95 हो गया, और इसमें क्या पूछा गया 76। तो कम से कम इतना एरिया ये जो रेड से मैं कलर कर रही हूँ, ये पूरा एरिया ये होगी ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गई आपकी O2। अब देखिए 76, इसमें का ये 10.5% कार्बन होता है, तो यानी कि कुछ इतना परसेंट, एक सेकेंड अभी बनाते हैं। तो ये तो हो गया 45%, तो ये इतना परसेंट मान लो ये नेक्स्ट। अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। तो ये जो ये कलर है इतना मान लिया आपका ब्लू वाला हिस्सा, ये हो गया 10%, ठीक है। तो ये 10% हो गई आपकी, क्या हो गई 10.5% हो गई कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन भी 10% है, हाइड्रोजन भी, और इसको ज़्यादा ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन भी 10% है। तो अब हाइड्रोजन को अलग कलर से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ग्रीन कलर से। तो हाइड्रोजन अपना यहाँ पे कलर कर लेते हैं, हाइड्रोजन हो गई, और इसको एच से लिख लेते हैं। अब क्या दिया गया है हाइड्रोजन के अलावा, ये दिया गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मानिए 2.5। यहाँ पे ये देखिए इतनी डिस्टेंस मैंने इसलिए, यहाँ पे अदर इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2.5 देख लिया, तो ये हम लोगों ने ग्रीन से ही कलर कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें बताया गया है कि जैसे पूरा 100% में दिया गया, तो रेड जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ब्लू हो गया ये आपका कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, और ये जो लास्ट में जो दिया गया है ये हो गया नाइट्रोजन। ऐसे करके सारी चीज़ें दी जाती हैं, मतलब पूरे प्रोटोप्लाज्म में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, देन फिर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। सीक्वेंस के अलावा आप ये भी याद रखना, हर एक तरीके से पार्ट को आप अच्छे से याद रखना। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट दिया गया ऑक्सीजन इतना होता है, कार्बन इतना होता है, हाइड्रोजन इतना और नाइट्रोजन इतना है। तो सारी चीज़ें अलग अलग करके आप याद रखना, अलग करके भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब ये देख नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है आपका, नेक्स्ट पॉइंट पहले कलर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दिया गया जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल से मतलब जल होता है 80% भाग में। जैसे पूरा हो गया 100%, तो इसमें कम से कम थोड़ा सा बचा देंगे, बाकी पूरा 80% जो होता है, 80% जो होता है वो होता है क्या, ये वाटर होता है। पूरे प्रोटोप्लाज्म में 80% जो होगा वो वाटर होता है, 80% तो वाटर होता है, ठीक। तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक, यानी कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका जो एक तरीके से रेशियो बताया गया, अनुपात बताया जा रहा है, इसमें कितना होता है। अकार्बनिक होते हैं 81%, ठीक है। तो आप अकार्बनिक को 81% रखेंगे, और ये रेशियो करके यानी कि डिवाइड करके इसमें दिया गया 90% जो होता है वो क्या होता है, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं नेक्स्ट अपने सीट में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे समझाया गया है आपको सेल के बारे में। सेल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो सेल के बारे में यहाँ पे समझाया गया। तो रेड कलर ले लेते हैं, तो ये रहा हमारा रेड कलर। तो यहाँ पे सेल के बारे में समझा दिया गया है। तो सेल एक हेडिंग दी गई है, उसके बाद क्या कहा जाए, देखिए पॉइंट में दिया गया है, जो कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत सी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई है, एनसीईआरटी तो जो कि मस्ट होती है। तो देखिए कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यानी कि ये फंक्शनल यूनिट है एक तरीके से,
ठीक है। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, सेल, जो कि बॉडी की पूरी, देखिए मतलब ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेल की अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल की अगर डेफिनेशन इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि एक तरीके से ये जो सेल होती है ये लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो कि कैसी यूनिट होती है, इसको इंग्लिश में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, जो कि सेल की होती है। ठीक है, इट्स अ इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंग्लिश में। और इसके जो देखिए क्या दिया गया, साइंटिस्ट का नाम दिया गया एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इनका वर्णन किया था। ये जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक, इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। तो ये भी एक एमसीक्यू बन के तैयार हो गया, ये भी एक एमसीक्यू बन के तैयार हो गया। अब देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप याद रखना कि इसके वैज्ञानिक, इसकी खोज मतलब सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है जीवाणु कोशिका, जिसको कि माइकोप्लाज्म कहते हैं, और गैलीसेप्टिकमा, जो कि मतलब इसको आप सिर्फ एक वर्ड नाम से जानिए कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये गैलीसेप्टिकम या गैलीसेप्टिकमा, ये जो वर्ड दे दिया गया है ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप एक तरीके से स्पीसीज़ के दौरान इसको याद रख सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जीनस और स्पीसीज़ के नाम से दिया जाता है नाम। तो आप माइकोप्लाज्मा भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका, आप पूरा याद रखेंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए ये थी जो सबसे छोटी सेल थी, तो छोटी सेल करके पूछा जाएगा सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो आपको माइकोप्लाज्मा याद रखना है। अब देखिए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, जो कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, नर्व सेल की, नर्व सेल को बोलते हैं। एक तरीके से सबसे लंबी लंबी सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी आकार में सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, मतलब एक शुतुरमुर्ग का अंडा एक सेल करके मेजर किया जाता है कि मतलब शुतुरमुर्ग का पूरा अंडा एक सेल होता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल सेल होता है, तो इसी को सबसे बड़ी सेल कहा जाता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा को सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये आपसे आंसर में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब एक पॉइंट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में किया गया था, और मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान ने किया था, जो कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने दी, तो आपको मैथियस स्लेडन या स्लाइडन, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसको। तो इसमें स्लाइडन दिया गया, स्लीडन भी पढ़ा जाता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इसको, तो स्लाइडन जो कि इसमें दिया गया वही पढ़ेंगे। ठीक है, मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने किया था। ठीक है, किसका, सेल थ्योरी का प्रतिपादन। तो यद्यपि इनकी या इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसा, इन्होंने देखिए सिद्धांत तो दे दिया कोशिका का, लेकिन ये बताने में एक तरीके से असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता, कोशिका बनती कैसे है। ठीक है, तो ये नहीं बता पाए थे ये दोनों साइंटिस्ट। तो देखिए एक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये बात बताई, जिनका नाम था रिडोल्फ विर्को, 1855 ईस्वी में इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और ये नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से करती है, यानी कि कोशिका एक तरीके से डिवीज़न करती है एक पार्ट से, जैसे कोशिका एक होगी तो फिर कुछ थोड़ी देर में कोशिका डबल हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिका विभाजन करती है, और कोशिका जो होती है ये अपना निर्माण, जैसे कोई एक सेल है तो पहले से प्रेजेंट सेल से दूसरी नई सेल बनेंगे। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी है कि एक जो कोशिका होती है वह नई कोशिका पहले से बनी कोशिका से करती है। ठीक है, नई कोशिका का विभाजन पहले से बनी पूर्व स्थित कोशिका से होता है। ठीक है, तो ये इसमें बता दिया गया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इन्होंने बताई, तो ये चीज़ आपसे पूछ ली जा सकती है।
तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ सेल थ्योरी की बातें। तो देखिए सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका के उत्पादन से सभी जीव बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है, यानी कि जो सभी कोशिका होती है वो पहले से बनी कोशिकाओं से बनाई जाती है या फिर बनती हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जो कोशिका होती है, फिर से मैं बताती हूँ, जो कोशिका होती है यानी कि सेल होती है वो पहले से प्रेजेंट सेल से बनती है। ठीक है, तो जैसे कि पहले एक एक सेल प्रेजेंट है बॉडी में, तो वही सेल डिवाइड करेगी और दो सेल को बना देगी, फिर ये दो सेल डिवाइड करेंगी, फिर दो सेल को बना देंगे, तो ऐसे करके फॉर्मेशन चलता है सेल के डिवीज़न का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए क्या दिया गया है, थर्ड पॉइंट, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है काम करने में। ठीक है, कोशिका के विभाजन में कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को पहले देखते हैं। तो ये देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दे दिए, दो टाइप की सेल होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, तो पहली कंडीशन आ गई कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी आप इतना क्लियर करिए। तो कोशिका जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। और देखिए जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाते। क्रोमेटिन एक तरीके के थ्रेड होते हैं, थ्रेड मतलब धागा, तो ये नहीं बन पाते। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता, मतलब कोई एक आवरण ऐसा नहीं होगा जो इसको घेरे रहे, क्योंकि इसमें गुणसूत्र नहीं होते। उस एक तरीके से उस फॉर्मेलिटी में नहीं होते हैं क्या, गुणसूत्र। ठीक है, केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होते, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होते। जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। इसमें एग्जाम्पल दे दिए गए, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं उस पर प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका देखने मिलती है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक, जो कि नेक्स्ट पेज पे। यूकैरियोटिक में दिया गया है कि इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली होती है, मतलब डबल लेयर होती है, और दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट, यानी कि अच्छे से स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मतलब इस सेल के अंदर केंद्रक भी मिलता है, केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होने से बने क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका, यानी कि एक छोटी सी न्यूक्लियोलस भी होती है, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। डीएनए भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक न्यू टाइप की एक तरीके से कोशिका होती है, नई कोशिका होती है। तो आप ये भी दिमाग में रखिए कि ये नई टाइप की सेल होती है जिसमें कि सारी चीज़ें पाई जाती है। देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो वैसे भी हर चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि अपडेट वर्जन आता है, अपडेट में और चीज़ें ऐड करके देती है। तो ये यूकैरियोटिक उसी टाइप का आप मान सकते हैं कि ये नई टाइप की एक तरीके से कोशिका है जिसमें कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उस पर नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो ये देखिए आपको एक तरीके से डिफरेंस करके दे दिया गया है यहाँ पे। एक तरीके से चार्ट दिखाया जा रहा है। देखिए इतना लंबा चार्ट है, थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं। इतना लंबा चार्ट है ये, तो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं किसमें क्या होता है। तो ये देखिए कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो देखते हैं क्या पॉइंट हैं। तो देखिए इसमें दे दिया गया है एक तरीके से कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में प्रोकैरियोटिक के जानते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया जाता है कोशिका भित्ति से रिलेटेड। तो ये देखिए प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है किसमें, यूकैरियोटिक में। तो ये हो गया, या ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, यूकैरियोटिक में सेलुलोज से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का देखते हैं पॉइंट क्या दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक में पुरानी वाली पी से पुरानी, आप याद रखिए, पुरानी जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक उसमें अनुपस्थित होता है। यू मतलब न्यूज टाइप की जो होती है इसमें उपस्थित होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये एक पॉइंट हो गया। थ्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है तो ये अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। उपस्थित होता है किसमें, यूकैरियोटिक में। और राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं
के होते हैं देखिए प्रोकैरियोटिक में, और 80 प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक में। और गोल्जी कॉय जो होता है, गोल्जी कॉय जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। और केंद्रक झिल्ली जो होती है अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में, उपस्थित होती है यूकैरियोटिक में। मतलब कि यूकैरियोटिक जो कि न्यू है, न्यू ब्रांड है, तो इसमें हर चीज़ देखने मिलती है, ठीक है, हर चीज़ देखने मिलती है। और प्रोकैरियोटिक में काफ़ी चीज़ें अपसेंट होती हैं। अब देखिए क्या लाइसोसोम, देखिए इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र में होता है, मतलब सिंगल होता है, सिंगल टाइप का डीएनए इसमें पाया जाता है। और इसमें पूरा दोहरे झिल्ली का पाया जाता है, डबल सर्कुलेटेड, ठीक है। तो और ये देखते हैं क्या कोशाभिका केवल एक तंतु में होता है, इसमें 11 तंतु में होता है। केंद्रिका अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। सेंट्रियोल इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। अब देखते हैं और पॉइंट क्या दिए गए हैं। ये जो लास्ट सेकंड है देखिए, प्रकाश संश्लेषण ये थाइलेकॉइड में होता है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है इसमें, और इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों टाइप का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि डायरेक्ट पूछ लिए जाते किस में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको मैं एमसीक्यू करवा दूंगी, तो एमसीक्यू में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। एमसीक्यू सीरीज़ है, अगर आप थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो कोशिका के मुख्य भाग, तो कुछ पार्ट के बारे में बताया गया है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताया गया। कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं, चलिए। तो सेल वॉल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, छोटा दिख रहा है, ठीक है, अब इतना ठीक है, ठीक है। यह कोशिका जो होती है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल, और यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इतनी चीज़ें इसमें आपको सेल वॉल में याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। इसका झिल्ली लिपिड से बनी होती है, देखिए लिपिड से बनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड से बने होते हैं। इसके बाद जैव रासायनिक अनुसंधानों का एक स्पष्ट, मतलब अनुसंधानों से ये स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कोशिका झिल्ली का एक ये जो नमूना है 1972 में सिंगर और निकोलसन जो कि एक साइंटिस्ट थे द्वारा प्रतिपादित किया गया, तरल क्रमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड और अधर्तलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करता है। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तक तो फ़िलहाल एक भी एमसीक्यू में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया, वरना आपको कुछ छोड़ दिया। तो उतना याद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ना पढ़ने की उसको इतना ज़रूरत है, पूछा भी नहीं जाता कभी। तो देखते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम को तारक काय कहते हैं, जो कि इसकी खोज जो होती है सेंट्रोसोम की बावरी ने की थी। बावेरी भी पढ़ते हैं इसको और बावरी भी पढ़ते हैं। तो इसकी खोज बावेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि जो एनिमल सेल है उसी में पाया जाता है। और जो सेंट्रोसोम होता है इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसमें सेंट्रियोल, जिसको मतलब सेंट्रियोल कहा जाता है। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है, ठीक है, पोल का निर्माण करता है एक तरीके से। तो इसका फंक्शन याद रखेंगे कि समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं, ठीक है। तो और कुछ लोग इसको अंतःप्रदप्पी जालिका भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी
दो दो टर्मोलॉजी से। देखिए हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो इंग्लिश टर्म है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यूकैरियोटिक होता है, कोशिका होती है, ये कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसके अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसके अंतर्गत जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, जिस उसे खुरदरी अंतःप्रदपीय जालिका कहते हैं। जैसे कि एक सेल है, उसके बाहर जो होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस होता है, फिर बाहर के जो सेल होती है उसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है। इस सेल में मान लीजिए ये चिपके हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, खुरदरी, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चिकनी सरफेस होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रव्यीय जालिका चिकनी होती है। देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी बताया, चिकनी होती है, जिसको कि चिकनी अंतःप्रदपीय जालिका यानी कि अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण, ये देखिए इसका फंक्शन आ गया, जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण के सक्रिय भाग लेती है। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें खुरदरी अंतःप्रदपीय जालिका बहुतायत में मिलती है। चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण करती है, और मुख्य स्थल होते हैं लिपिड की भांति स्टेरॉइड हार्मोन चिकने अंतःद्रव्यीय जालिका में होते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर रखना आप। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखिए ये भी दिया गया है इसमें। ये जो कार्य होता है, वसा व प्रोटीन का संचरण करता है, जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि इसमें आते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एक तरीके से का सेल ऑर्गेनल है, यानी कि सेल का हिस्सा है, सेल का भाग है, और इसको सर्वप्रथम ये रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, ठीक है। और ये देखिए प्लेडे जो होता है, प्लेडे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था, ठीक है। तो देखने वाले का भी नाम आपको याद रखना है, और इस जिन्होंने सर्वप्रथम इनका नाम दिया उनको भी याद रखना है। तो रॉबर्ट राइबोसोम को देखा, और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए इसको इसके अंदर देखने मिला, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन भी करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, और इनको प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ये देखिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है, तो ये आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप दिमाग में रखिए। और देखिए राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं, बल्कि हरित लवक में भी पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें 80s और 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। एस का मतलब होता है सेडवर्ड इकाई, यानी कि सेवर्ड, एक तरीके से सेडवर्ड कांस्टेंट भी कहा जाता है। और एस करके आपको, जैसे कि 70S, तो एस में सेडर वर्ग इकाई भी होता है, सेडर वर्ग यूनिट भी कह सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखते हैं इसमें इसका घनत्व देखिए व्यक्त करता है, ये मतलब एक तरीके से घनत्व भी व्यक्त करता है। और इसमें आरबीसी कण में राइबोसोम अंतःद्रव्यीय जालिका नहीं पाया जाता है, रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं करता होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी थ्योरी हो गई। अब इसके एमसीक्यू पे जाना आप लोग नेक्स्ट प्लेलिस्ट पे, जो कि बीएससी नर्सिंग की प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप एमसीक्यू ज़रूर लगाना, वरना थ्योरी को कोई मतलब नहीं है। जो जो लोग थ्योरी और पूरे एमसीक्यू लगा रहे हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एमसीक्यू वाली वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।